नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आज तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त सरगर्मी है। अमरिंदर सिंह और सिद्धू दोनों खेमा दांव चलने में लगातार लगे हुए हैं। घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत की कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात हुई है। रावत ने साफ कहा है कि कैप्टन अमरिंदर ने उन्हें भरोसा दिया है कि आलाकमान का आदेश वो जरूर मानेंगे। अपने आप में ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। सवाल ये कि ये जो कांग्रेस पार्टी के भीतर पंजाब को लेकर गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है, इस पर विराम कब लगेगा? क्योंकि बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि जिस पसोपेश में इस वक्त कांग्रेस पार्टी पंजाब के चुनावों के मद्देनजर पड़ गई है, उसमें बीच का रास्ता क्या कैप्टन और सिद्धू के बीच निकल पाएगा? आपको बताते चले कि 6 महीने के बाद यूपी के साथ ही पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये महत्वपूर्ण राज्य है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन कांग्रेस यहां पर अपना कुनबा ही बचा पाने में अभी तक नाकाम नजर आ रही है। एक के बाद एक आलाकमान से कई बड़े नेताओं की मुलाकात, लेकिन बीच का कोई फॉर्मूला निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सियासत की पिच पर सिद्धू का ये अंदाज आखिरी ओवरों में उनकी बल्लेबाजी की याद दिला रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आखिरी गेंद तक मैच पलटने का मुकाबला चल रहा हो। सिद्धू हर गेंद को हिट करने में लगे हों। नवजोत सिंह सिद्धू सुनील जाखड़ से मिलने के बाद अब चंडीगढ़ में पहुंचे हैं। पंचकुला के बाद तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। सुखी रंधावा से मिलने आए हैं और इसी कोठी पर उनकी मुलाकात हुई थी। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं और अपनी पर्सनल गाड़ी में ही पिछली बार आए थे, अपनी पर्सनल गाड़ी में आए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को आप देख सकते हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। सिद्धू साहब जो है इसी कोठी पर पहले मिलने आए थे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ी के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू बैठे हुए हैं। सिद्धू सुबह सुबह चंडीगढ़ के इस पॉश इलाके में पहुंचे। पहले अपने सबसे विश्वस्त और कैबिनेट में मंत्री सुखी रंधावा के घर गए। रंधावा खुद चलकर बंगले से बाहर आए तो सिद्धू ने उनके पैर छुए और फिर कैमरे पर रंधावा ने कहा, खुशखबरी आने वाली है। सिद्धू का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो चुका है। ऐसा लग रहा है आपके चेहरे से कि आज कोई अच्छी खबर आने वाली है। आज आ जाएगी। तो सिद्धू साहब का बनना तय है पार्टी अध्यक्ष। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए टाइम तो ठीक है और आज अनाउंस हो जाना चाहिए। इसके बाद सिद्धू की ये पैदल यात्रा शुरू हो गई। एक विधायक से दूसरे विधायक, एक मंत्री से दूसरे मंत्री के घर। यहाँ पर गले मिल रहे हैं अपने तमाम उन विधायकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं। पैर छुए हैं उन्होंने सुखी रंधावा के, जो उनके साथ लगातार चल रहे थे, और ये वो विधायकगण हैं जो उनके साथ चल रहे थे। और ये देखिए, एक एक करके सिद्धू आगे बढ़ रहे हैं। आगे बलबीर सिंह सिद्धू हैं जो कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी कोठी है, वहां जा रहे हैं। आज उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं रौनक दिखाई दे रही है। हरीश रावत जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहां नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर बलबीर सिद्धू के कोठी पर आई है स्वास्थ्य मंत्री। इस सियासी संपर्क यात्रा के दौरान सिद्धू खामोश रहे। आज तक ने लगातार सवाल किए, लेकिन सिद्धू की चुप्पी बनी रही। सिद्धू साहब, आज आपके चेहरे की रौनक बता रही है तो खुशखबरी आने वाली है। सिद्धू साहब, ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। तो आप देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू चुप रहे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ लग रहा था कि इस बार वो आर या पार वाला मैच खेलने के मूड में हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। मेरे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, सिद्धू जी से आपने लगातार सवाल पूछा कि अच्छी खबर आने वाली है, इस पर कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बड़े आत्मविश्वास के साथ चलते रहे। ये बताइए, खबर क्या निकलकर सामने आ रही है? ये जो कांग्रेस पार्टी के भीतर पंजाब का गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, कोई फॉर्मूला निकल रहा है क्या, ताकि बात बन जाए? देखिए चित्रा, सबसे पहले मैं बता दूं कि फॉर्मूला वही है जो पिछले कई दिनों से जिसके ऊपर कवायद हो रही थी। फॉर्मूला अमूमन वही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान ये मान चुका है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना है। और उस बनाने के बीच में कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं अड़े हुए थे, उनको मनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि हरीश रावत ने ये कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वो कह रहे हैं कि जो आला कमान कहेंगे उन्हें मंजूर होगा, लेकिन ये मंजूरी कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है। और आसार ऐसा लग रहा है कि कैप्टन अभी
भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं। तो दूसरी तस्वीर जो अभी आप दिखा रहे थे, हवाई बात करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आज जमीन पर पैदल चलते हुए नजर आए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को समझ में आ गया है कि 10 जनपद के हाथ के साथ ही वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि पंजाब की जमीन पर उतरकर उन्हें संख्या बल, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास है, संख्या बल में सेंध लगाना होगा। तो यही वजह है कि आज नवजोत सिंह सिद्धू पैदल चलकर मंत्रियों विधायकों के घर गए, उनके पैर पकड़ते हुए नजर आए। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो हवाई बातें करते थे वो जमीन पर जरूर उतर आए हैं। तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अभी भी अपने फार्म हाउस पर बैठे हुए हैं। कल उन्होंने कांग्रेस आला कमान को सीधे सीधे चुनौती दे दी थी और चिट्ठी लिखकर उनको कह दिया था कि पंजाब राज्य में कांग्रेस हाईकमान इंटरफेयर करना बंद करे। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी लिखकर चैलेंज किया है। तो फिलहाल पंजाब की राजनीति में सब कुछ सही नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एक तस्वीर दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन ग्राउंड पर जब आप आकर देखेंगे तो सब कुछ ठीक नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू वापस चंडीगढ़ से पटियाला जा चुके हैं, हरीश रावत हेलीकॉप्टर लेकर दिल्ली वापस जा चुके हैं। लेकिन अब इस जाने के बाद शाम को क्या निकलता है, कांग्रेस हाईकमान को क्या संदेश हरीश रावत देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस में जो अंतर्कलह शुरू हुई थी उसका अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत की कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात हुई है, कुछ बात बन पाई क्या? क्योंकि हरीश रावत का ही एक बयान ऐसा था जिसके बाद लगातार सवाल खड़े होने लगे, कैप्टन को लेकर भी, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन आगे कैप्टन कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि बार बार उनकी ओर से यही संकेत दिया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह ही पंजाब के कैप्टन होंगे। इस पर आलाकमान क्या सोच रहा है, क्या बातचीत हुई अंदर खाने, क्या जानकारी मिली है आपको सत्येंद्र? चित्रा, एक हिंदी फिल्म का गाना है, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना। जब हरीश रावत बाहर निकल कर आए तो सबने उनसे यही सवाल किया था कि क्या आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात की? तो उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुछ इश्यूज थे जो मैंने उनसे डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, आज आपको कोई भी ब्रेकिंग न्यूज मैं नहीं दे पाऊंगा। तो और उन्होंने ये भी कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी कहा है कि जो आला कमान कहेंगी वो फैसला उनको मंजूर है। जब वो सारी बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को मंजूर है तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर ये दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पटियाला, ये भाग दौड़ किस लिए हो रही है? प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स में बैठकर प्रभारी चंडीगढ़ आ रहे हैं, उसी दिन वापस जा रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह चिट्ठी लिख रहे हैं, उस चिट्ठी का जवाब दिया जा रहा है। तो इतनी फुटअव्वल, इतनी भाग दौड़ किस लिए हो रही है? ये बातें फिलहाल अभी भी समझ से बाहर हैं। हालांकि हरीश रावत ने जो है एक कहावत है कि दूध का चला छाछ को भी फूंक मारकर पीता है। हरीश रावत ही वो शख्स थे पंजाब के प्रभारी होने के नाते जिन्होंने सबसे पहले आज तक को ही कहा था कि अगले प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते हैं, और उसके बाद में ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया था। तो लिहाजा हरीश रावत ने कोई बात नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दो टूक कह दिया है कि पंजाब सरकार के मसलों में हाई कमान का दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं पंजाब का मुख्यमंत्री हूं, पंजाब स्टेट को मैं चलाऊंगा। अब इसके आगे क्या होती है वो हरीश रावत बताएंगे और दिल्ली के 10 जनपद से ही बाकी आगे की खबर। और इसी के साथ सत्येंद्र, जरा आपको 4.5 साल पहले हम लेकर चलेंगे। हम सब जानते हैं कि किस तरह से 2017 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें पंजाब को जीतकर एकमात्र ये राज्य था जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। यूपी, उत्तराखंड, हर जगह उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल था। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये नाराजगी कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ सकती है, और अगर बीच का फॉर्मूला नहीं निकला तो कार्यकर्ता भी कंफ्यूज रहेंगे कि आखिर आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब सभी को एकजुट होकर पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी जानी चाहिए। लेकिन यहां पर तो अभी घर के भीतर का मसला ही सुलझा पाने में कांग्रेस नाकाम साबित हो रही है। सत्येंद्र जी देखिए, बिल्कुल सही वाजिब सवाल है। विधानसभा चुनावों में 6 महीने से भी कम का वक्त रह गया है।
दूसरे दल कहीं ना कहीं खुलकर मैदान में आ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ अकाली दल गठबंधन करता है, तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल आकर मुफ्त बिजली का वादा करके गए हैं। इसके अलावा जगह जगह पर कैंडिडेट घोषित किए जा रहे हैं। वहां कांग्रेस में अभी यही तय नहीं है कि कांग्रेस का आने वाला नेता कौन होगा, कांग्रेस की नीति क्या रहेगी, कांग्रेस क्या अनाउंसमेंट करेगी और कांग्रेस कहां उलझी हुई है कि पीपीसी का प्रधान कौन होगा पंजाब कांग्रेस कमेटी का। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पहले ही आला कमान से पहले ही अपने आप को स्वयंभू बनकर ये घोषित कर चुके हैं कि 2022 का चेहरा पंजाब का मैं ही रहूंगा, तो वहीं चुनौती देने नवजोत सिंह सिद्धू आ गए हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के गढ़ में सेंध लगाते हुए तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों मंत्रियों को अपने समर्थन में मतलब अपने समर्थक बना लिया है, अपने साथ खड़ा कर लिया है। तो ये तो बात जाहिर सी है कि 2 गुट कांग्रेस में बने हुए हैं। एक गुट कैप्टन अमरिंदर सिंह का है जिसके पास संख्या बल पंजाब में मौजूद है, दूसरे नवजोत सिंह सिद्धू हैं जिनके ऊपर फिलहाल 10 जनपद यानी कि कांग्रेस हाईकमान का हाथ है। और नवजोत सिंह सिद्धू को ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि पंजाब की जमीन पर उतरना है तो मुझे भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के बराबर आने के लिए संख्या बल की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा उन्होंने अपनी एक्सरसाइज अब शुरू कर दी है, लेकिन अब एक्सरसाइज का नतीजा क्या निकलकर सामने आता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया सत्येंद्र चौहान आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कैप्टन कौन रहेगा पंजाब का और ताली कौन ठोकता है इस पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तक अंदरूनी झगड़ा सुलझा पाने में कांग्रेस आलाकमान पंजाब में नाकाम रहा है। आगे बढ़ते हुए उधर हमारे 2 सहयोगी सत्येंद्र चौहान और अशोक सिंघल लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। अशोक सिंघल आपको बता रहे हैं कि कैसे सिद्धू पद यात्रा कर समर्थन जुटाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सुबह पटियाला से चंडीगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने अमरिंदर समर्थित मंत्रियों से मुलाकात की, अपने समर्थकों से मुलाकात की और अब वो पटियाला के लिए निकल चुके हैं। करीब 3 घंटे के करीब वो यहाँ पर रहे चंडीगढ़ में। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो तरीका था, ऐसा लग रहा था वो पार्टी प्रेसिडेंट बनी गए हैं स्टेट के। हालांकि पार्टी ने अभी घोषणा नहीं की, लेकिन उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। घर घर जा करके उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात की, उनके साथ उनके समर्थक लोग भी थे और रात ही वो दिल्ली से पटियाला पहुंचे थे और सुबह सुबह पटियाला से चंडीगढ़ पहुंचे हैं। हरीश रावत की मुलाकात भी खत्म हो गई है। वो आला कमान को जाकर के जो अमरिंदर सिंह से उनकी बातचीत हुई है वो उनको बताएंगे। तो आज शाम को या कल पंजाब की को लेकर के निर्णय कांग्रेस आलाकमान कर देगी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू काफी कॉन्फिडेंट थे। उधर अमरिंदर सिंह से मुलाकात थी, जब नवजोत सिंह सिद्धू अपना जो पब्लिक रिलेशन या लोगों से बातचीत कर रहे थे, मिल रहे थे, उनके घर जा जाके अलग कोने में मंत्रियों को ले जा करके उनके घरों में अकेले में बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं साफ संकेत लग रहा है कि सिद्धू को कन्वे कर दिया है पार्टी आलाकमान ने। अब अमरिंदर सिंह की सहमति लेना जरूरी है। इसी के लिए हरीश रावत स्पेशल फ्लाइट से चंडीगढ़ पहुंचे। सोनिया गांधी से उनकी कल मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद वो यहाँ पहुंचे थे। अब आगे क्या होता है इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर, लेकिन पंजाब में फिलहाल लगातार पसुपेश में और गुटबाजी में फंसी हुई है कांग्रेस पार्टी। चलिए यहां से निकलकर आपको लेकर चलते हैं यूपी, जहां पर 4 महीने के बाद प्रियंका गांधी को ख्याल आया। प्रियंका गांधी कल से यूपी के दौरे पर हैं। आज वो लखीमपुर खीरी पहुंची, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जाति की शिकार हुई महिला से उनकी मुलाकात हुई। प्रियंका गांधी ने महिला सुरक्षा का सवाल उठाकर योगी सरकार की घेराबंदी की। यूपी दौरे के दूसरे दिन प्रियंका गांधी इस आंगन तक पहुंची। ये उसी महिला का घर है जिसके साथ सरेआम गुंडागर्दी हुई थी। प्रियंका गांधी ने इस महिला के साथ खड़े होने का फैसला किया। उनका काफिला आज यहां तक आया। प्रियंका ने पीड़ित महिला को गले लगाया, कंधे पर हौसलों से भरे हाथ रखे और महिला सुरक्षा का सवाल उठाकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए, तो आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीती होगी। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी गया था। एक 19 साल का लड़का भी है जो अनीता जी के साथ था। उनका पूरा परिवार था और उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की, उनको सस्पेंड कर दिया आपने। बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। ये तस्वीर आपको याद होगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से पर्चा भरने गई इस महिला को जबरन रोका गया। पुलिस सुरक्षा बलों की मौजूदगी में कपड़े फाड़े गए। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कानून व्यवस्था की ऐसी हालत पर जमकर सवाल उठे।
प्रियंका गांधी ने समाजवादी पार्टी की सदस्य के साथ खड़ी होकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि नारी सुरक्षा सियासत से परे है। प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी पहुंची और अनीता यादव के घर पर पहुंच के ये संदेश दिया कि महिला सुरक्षा के मसले पर कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी है। यहाँ आप देखिए समाजवादी पार्टी का आपको झंडा भी नजर आ जाएगा। समाजवादी कार्यकर्ता की प्रस्तावक थी अनीता यादव और उधर ही आपको कांग्रेस का झंडा नजर आएगा एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के आंगन में। कुल मिला के प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी कैंपेन की शुरुआत हो गई है। छोड़ दीजिए बाद में चलो अभी भेज रहे हैं। कई महीनों के इंतजार के बाद प्रियंका गांधी एक बार फिर यूपी आई है। कांग्रेस में सन्नाटे का सिलसिला टूटा है, लेकिन एक बार फिर चुनावी तैयारियों में कांग्रेस पीछे रह गई है। लखनऊ में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रियंका ने लखीमपुर का दौरा कर योगी सरकार से सवाल किया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें एक पर्यटक बता दिया। उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की उनको सस्पेंड कर दिया आपने, बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। प्रशासन मौन है और ये भी नहीं किया कि जैसे छोटी भी चीज होती है चुनाव में इस तरह की तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है? यहाँ क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकते हैं? क्या ये है हमारा लोकतंत्र? आज यूपी में उनका दौरा एक जैसे कोई पर्यटक आता है उससे अधिक कुछ नहीं है। मिलने की जो कार्रवाई किसी से कर रही है उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की ओर से स्पष्ट है कि हम हर माता बहन का, बेटी का सम्मान करते हैं और इस घटना के भी जो दोषी थे उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पुलिस के कई जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस का जो काम करने का ढंग है उससे मैं यह मानता हूं कि वह 2022 की जमीन खोजने के लिए आई हुई है, लेकिन 2022 की जमीन कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में बची हुई कहीं दिखाई नहीं देती। रचनात्मक काम करें, लोगों की सेवा का काम करें और ये कांग्रेस के संस्कार में नहीं है। वो तो एक राष्ट्रीय राजकुमारी की तरह आती हैं और चली जाती हैं। कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, क्षत्रपों में जंग चल रही है। कम से कम 6 राज्यों में जबरदस्त अंदरूनी कलह हो रही है और नेतृत्व को आंखें दिखाई जा रही हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि राहुल गांधी को वीडियो जारी कर यह संदेश देना पड़ रहा है कि कांग्रेस में आरएसएस की विचारधारा वाले नेताओं की मौजूदगी है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बारे में, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो। देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे ताकतवर शख्स का यह संदेश बहुत कुछ बता रहा है। बता रहा है कि कांग्रेस किस कदर दिशा से भटक गई है, विचारधारा का कितना घोर अंधेरा है, नेतृत्व कितना निरीह और लाचार हो चुका है। जरा राहुल गांधी का यह संदेश दोबारा सुनिए। बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बारे में, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो। नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। ये मेरा बेसिक मैसेज है। गलत नहीं होगा अगर राहुल गांधी के संदेश के यूं मायने लगाए जाएं कि क्या कांग्रेस में आलाकमान की सत्ता कमजोर पड़ गई? क्या गांधी नेहरू परिवार का दबदबा भी खत्म हो चुका है? क्या पार्टी विरोधियों पर कार्रवाई की भी अब ताकत नहीं रही? आरएसएस की विचारधारा के समर्थन पर भी एक्शन नहीं? अगर इन तमाम सवालों के जवाब में हाँ है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों कांग्रेस को आईना दिखाने से चूक जाए और क्यों बीजेपी के दूसरे नेता राहुल गांधी पर हमलों की बौछार करने से पीछे रह जाए? कांग्रेस को
इस पाप से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। इस बात को अब कांग्रेस भी समझ रही है कि देश ने उसे सजा देने का मन बना लिया है और इसके लिए नेता अब मैदान छोड़ करके भागने लगे हैं। ये पीएम मोदी और बीजेपी के लिए खुला मैदान वाली स्थिति। 2019 का अपार जनादेश, पीएम मोदी की मजबूत शख्सियत और सबसे कमजोर हालत में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस। हालत यह है कि 11 दिसंबर 2017 को राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने। 3 जुलाई 2019 को राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। अगस्त 2019 में ही सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी और आज जुलाई 2021 बीत रहा है। ना तो नए अध्यक्ष के चुनाव की कोई सुगबुगाहट है, ना संगठन के बाकी चुनाव पूरे हो रहे हैं। एक धड़ा आज भी राहुल गांधी के नाम पर ही माला जप रहा है, तो दूसरा धड़ा विरोध की टपटी पर थाप लगा रहा है। लेकिन आवाज इतनी दमदार नहीं कि गांधी परिवार को बेचैन कर पाए। किसी के खिलाफ नहीं है, न नेतृत्व के खिलाफ है। हम सब चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। देश को उस वक्त कांग्रेस की जरूरत है। क्यों कांग्रेस की जरूरत है? कांग्रेस की वही विचारधारा है जिसका मैंने उल्लेख यहाँ किया। तो बहुत सारे लोग आज हैं पावर में, वो उस विचारधारा के नहीं है जो देश को इकट्ठे रखे, देश का भला करे, मिल के भले करे, जहां धर्म जाति के नाम पर कोई विवाद न हो, सिर्फ डेवलपमेंट पर, विकास पर ये काम चले। और आप समझते हैं संगठन को ओहदा दे सकता है, कांग्रेस पार्टी ओहदेदार बना सकती है। हर व्यक्ति जो ओहदेदार होता है, पदाधिकारी होता है, वो सूबे का या देश का नेता नहीं होता। नेता चंद बनते हैं जिनको लोग मानते हैं। भारत की ग्रैंड ओल्ड पार्टी में सन्नाटा है। आईसीसी के महाधिवेशन या सीडब्ल्यूसी की बैठक की ऐसी तस्वीरों पर धूल की मोटी परत जम चुकी है। ना कोई सम्मेलन, ना वैचारिक मंथन, ना भविष्य की कोई योजना दिखती है। तो क्षत्रपों की तलवारबाजी, पंजाब में अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा, राजस्थान में अशोक गहलोत सचिन पायलट का झगड़ा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव का झगड़ा, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा कुमारी शैलजा का झगड़ा, केरल में ओमान चांडी रमेश चेन्थिला का झगड़ा। कांग्रेस पार्टी में झगड़ों की चैंपियन लीग चल रही है। कहीं अमन शांति नहीं, न महाराष्ट्र में न गुजरात में। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी एकजुटता आपको नहीं दिखाई देगी, वो भी तब जबकि बीजेपी बाहें फैलाए खड़ी है। बगावती नेताओं का बीजेपी में जोरदार वेलकम हो रहा है। Rahul gave me audience. I made him 8-9 times. But problem is that when you talk to Rahul, the discussion was so light that even the dogs come in between. He start plays with the dog, not with the human. When you talk with him. वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है और उसी के साथ जो एक नई सोच, विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। इस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य है? तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री का प्रसाद मिल चुका। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बन गए। जितिन प्रसाद को यूपी में मंत्री पद देने की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मेनू वाले अंदाज में मौन बैठी है। नींद टूटती भी है तो राहुल गांधी ऐसे संदेश देकर फिर अज्ञातवास में निकल पड़ते हैं। आनंद पटेल, दिल्ली, आज तक। बारिश के साथ बाढ़ का संकट, पहाड़, रेगिस्तान और मैदान, हर जगह बेहिसाब बारिश से बर्बादी। बिहार के लिए हर साल की ये समस्या है। खेत, खलिहान, घर और स्कूल सैलाब जैसे पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा देता है। ऐसे हालात में लोगों की पहली कोशिश होती है कि किसी तरह से जिंदगी चलती रहे, लेकिन मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं
उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। यह है बाढ़ के आगे बेबस बिहार की तस्वीर। बारिश के साथ उत्तर बिहार के बड़े इलाके में मुसीबतों का दौर शुरू हो चुका है। 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन हालात जस के तस। नदियां उफान पर हैं और गांव के गांव सैलाब में डूबे हैं। बिहार के दरभंगा का हाल देखिए। यहां बागमती और कमला बलान नदियों का पानी तबाही का तांडव मचा रहा है। दरभंगा जिले के कई प्रखंड और पंचायत इस वक्त पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। यह है दरभंगा का बहादुरपुर प्रखंड, जहां स्कूल का पूरा अहाता पानी से भरा है। निचली मंजिल में पानी भर चुका है। बाढ़ ग्रसित बिहार में इस वक्त सब कुछ डूबा डूबा सा है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये कोई झील या तालाब नहीं है, बल्कि ये एक स्कूल परिसर है जो इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। इस वक्त हम दरभंगा जिले के बहादुरपुर में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये देख सकते हैं ये एक स्कूल है, ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। लेकिन आप देखिए स्कूल की हालत क्या हो गई है, क्योंकि बागमती नदी और कमला बलान नदी में जो बाढ़ आई है उसके वजह से आप देखिए पूरा बहादुरपुर जो है वो डूब चुका है। और इसकी तस्वीर यहाँ स्कूल के जरिए हम समझ सकते हैं कि क्या हालात हो गए हैं कि स्कूल का जो निचला तल्ला है यानी कि ग्राउंड फ्लोर जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और चारों तरफ अगर आप देख लीजिए तो केवल आपको पानी ही पानी जो है वो नजर आ रहा है। और ये अपने आप में बताता है कि कैसे इस वक्त बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका आई है उसमें सब कुछ जो है वो डूब गया है। स्कूल संचालक का कहना है कि इस साल तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन बाढ़ का पानी हर साल स्कूल को डुबो देता है। बाढ़ का पानी उतरने में 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है। साल ऐसा ही स्थिति होता है। ऐसे ही स्थिति है सर। ये सब गिर गया पर साल, ये दिवाली वाल फिर दूसरा खड़ा कर रहा है। आगे और ज्यादा गहरा है क्या जाने पे? हाँ, इस भर गर्दन पानी है सर। एक लग्गा के बाद बूढ़ी गंडक में आई बाढ़ का असर दरभंगा समस्तीपुर डाउन लाइन पर भी दिखा था। रेल पुल पर बढ़ते दबाव की वजह से करीब 1 हफ्ते तक इस रूट पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी हुई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं समस्तीपुर शहर में और इस शहर के बीचों बीच से बूढ़ी गंडक नदी गुजरती है। और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बूढ़ी गंडक नदी की, जहां पर खतरे के निशान से काफी ऊपर जो है। मानसून की बारिश से मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ भी परेशान हैं। दरकते पहाड़ों से सड़कें तबाह हो चुकी हैं। मानसून की बारिश पहाड़ों के साथ ही साथ तपते रेगिस्तान में भी बाढ़ का संकट लेकर आई है। बदइंतजामी की वजह से लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। पहाड़ से गिरता पानी और पत्थरों का ढेर। हिमाचल में बारिश के साथ आई तबाही का ये मंजर लाहौल स्पीति का है। चट्टान खिसकने की वजह से सड़कें कहां थी ये ढूंढना मुश्किल है। इन मुश्किल हालातों में यह दिन रात जुटी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। लाहौल स्पीति के कई इलाकों का हाल ऐसा ही है। रास्ते में कई जगह सैलानी फंसे हैं, इसीलिए मौसम की चुनौती झेलते हुए सड़कों को जल्दी से जल्दी फिर से तैयार करने का काम चल रहा है। लगातार 2 दिन की बारिश के बाद यह है राजस्थान का चुरू इलाका। चुरू की पहचान वैसे आमतौर पर तेज गर्मी और जबरदस्त ठंड से जुड़ी हुई है, लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद चुरू में जैसे सैलाब आ गया। इस साल भी पिछले कुछ दिनों चुरू में जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जल जमाव की आफत के साथ शहर की हर सड़क और गलियों में पानी भर गया। शहर के निचले इलाकों में चारों तरफ ठहरा हुआ पानी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस पानी को निकालने का उपाय क्या है।
मुसीबत ये थी कि बारिश के पानी में सड़क किनारे बनी नालियों का पानी मिल चुका था और ये पानी दुकानों और घरों में घुस रहा था। चूरू के अंदर इतनी तेज बारिश हुई कि उसके प्रशासन ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और न ही उसका कोई पहले से पुख्ता इंतजाम किया। तो वार्डों में, घरों में लोगों का पानी भर चुका है। लोगों को इतनी परेशानी हुई कि उनके बाहर आना मुश्किल हो गया है। घरों में पानी भर गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि उपकरण उसमें जल चुके हैं और प्रशासन से कोई पुख्ता इलाज नहीं किया। ये सबसे प्रशासन की सबसे लापरवाही मैं मान रहा हूँ, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो मैं प्रशासन को सचेत करना चाहता हूँ कि आइंदा इसका पुख्ता इंतजाम किया जाए और वार्ड वासियों को परेशानी से बचाया जाए। लोगों का कहना है कि हालात बारिश की वजह से नहीं, प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। शहर में पानी निकासी की व्यवस्था सही नहीं है। नतीजा 2 दिन बारिश में पूरा शहर लबालब हो जाता है। पानी में डूबे डूबे इस शहर को देखिए। यह है राजस्थान का एक शहर फतेहपुर शेखावटी। महज 3 घंटे की बारिश के बाद फतेहपुर शेखावती जलमग्न हो गया। सड़क पर गाड़ियां पानी में डूबने लगी। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि घरों में भी बारिश का पानी घुसने लगा। लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं था कि सामान उठाकर कहीं और ले जाएं। घरों में सामान बर्बाद हुआ और लोग बेबसी से देखते रहे। मौसम विभाग के मुताबिक शहर में 3 दिन के अंदर 136 मिलीमीटर बारिश हुई है। लोगों का कहना है कि करीब 500 दुकानों में बारिश का पानी घुस आया, जिस वजह से लाखों का नुकसान हो गया। कुछ इलाकों में 8 फीट तक पानी भर गया। शहर के एक इलाके में करीब 35 जानवर पानी में घिर गए। लोगों ने किसी तरह से इनकी जान बचाई। फतेहपुर शेखावटी के लिए मानसून के साथ जलभराव की मुसीबत ऐसी है कि लोग बारिश से डर रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज से 2 दिन तक फतेहपुर शेखावटी में भारी बारिश हो सकती है। अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि 18 जुलाई को सिस्टम का सबसे ज्यादा असर भरतपुर और जयपुर के पास रहेगा। मंगलुरु में भी पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ मंगलुरु जंक्शन और ठोकुर के बीच रेल की पटरियों पर मलबा आ गया है। इस हादसे की वजह से कोंकण की तरफ से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक बरसात के साथ बदइंतजामी की वजह से अलग अलग तरह की आफत आई है। चूरू से विजय चौहान, फतेहपुर शेखावटी से राकेश गुर्जर के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं अभी कुछ दिन पहले अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों से भयंकर गर्मी की खबरें आ रही थीं। अब वहां भी बारिश राहत के बजाय जानलेवा आफत बन गई है। यूरोप में अब तक बारिश में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पानी में बहती कार और 2 बच्चों के साथ कार की छत पर बैठा परिवार। अमेरिका के एरिजोना इलाके की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। तेज पानी के साथ बहती गाड़ी के पास रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। रेस्क्यू टीम के पास लाइफ सेविंग जैकेट्स हैं। एक के बाद एक टीम कार की छत से दोनों बच्चों को ले लेती है। पानी की रफ्तार तेज होने की वजह से दिक्कत भी आ रही थी, लेकिन उम्मीद किसी ने नहीं छोड़ी। बच्चों को सलामत निकालने के बाद पिता को भी जैकेट दी जाती है। आखिरकार पानी से घिरे इस परिवार को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। अमेरिका के साथ यूरोप के भी कई देशों में इस वक्त सैलाब का संकट है। अकेले जर्मनी में बाढ़ से 130 लोगों से ज्यादा की जान चली गई है। तूफानी बारिश से जर्मनी का बड़ा इलाका प्रभावित हुआ है। घरों को नुकसान पहुंचा, बड़ी बड़ी इमारतें ढह गईं, कहीं छत उड़ी है, कहीं सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। पानी से घिरे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकाला जा रहा है। देखिए टूटे फूटे घरों की छत पर लोग किस कदर रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे।
जर्मनी के अहरवेइलेर जिले में बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अभी तक 1000 से ज्यादा लोग यहां लापता बताए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जर्मनी में बाढ़ से ऐसी बर्बादी पहले कभी नहीं हुई। ये तस्वीरें नीदरलैंड्स के दक्षिणी इलाके की हैं। सैलाब का पानी बढ़ने लगा तो लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। लिम्बर्ग में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई। ये इलाका पश्चिमी जर्मनी और बेल्जियम के बीच का है, जहां जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। दरअसल नीदरलैंड का ज्यादातर इलाका समुद्र तल से नीचे है, इसलिए यहां बाढ़ का संकट ज्यादा है। और अब बेल्जियम के ट्रूज शहर का हाल देखिए। बारिश के बाद किस तरह की तबाही मची है। मलबे में दबी कारें हैं, टूटी हुई इमारतें और सड़कों पर गिरे पेड़। यहां सड़कों पर 2 मीटर तक पानी भर गया था। लोग घरों में फंसे कीचड़ के बीच से बचा कुचा सामान निकालने में जुटे हैं। बेलोनिया में पानी सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंचा था। अब यहां से पानी कम होने लगा है। करीब 20,000 लोग बिना बिजली के हैं। पानी की किल्लत भी है। कुल मिलाकर जर्मनी और बेल्जियम के लिए बाढ़ की बर्बादी से निपटना फिलहाल बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि जीवन का अधिकार बड़ा है, धार्मिक अधिकार बाद में आते हैं। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जीवन का अधिकार ही सबका है, सबसे बड़ा है, धार्मिक अधिकार बाद में आते हैं? कोरोना की तीसरी लहर पर प्रधानमंत्री सतर्क करते हैं। तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री को भी पता है कि महामारी से सावधान रहना जरूरी है। ये महामारी है, वैसे भी कोई भी बीमारी हो उसके प्रति नजरअंदाज उसे नहीं किया जा सकता। हमें सदैव उसके प्रति सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और यह तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने पस्त हो गई। बावजूद इसके जब उत्तर प्रदेश सरकार 25 जुलाई से 6 अगस्त के बीच कांवड़ यात्रा कराने को तैयार रही, तो खुद से संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, हम सब भारत के नागरिक हैं। ये मामला भारत के हर नागरिक के जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। यही अधिकार सर्वोच्च है। सभी तरह की धार्मिक भावनाएं इसके बाद आती है। तो क्या जीवन के अधिकार से भी ज्यादा धार्मिक अधिकार को प्राथमिकता देगी उत्तर प्रदेश की सरकार? चुनाव विधानसभा के नजदीक देख अब भी कांवड़ यात्रा को किसी भी तरह से जारी रखने की अपनी इजाजत पर कायम रहेगी सरकार, या फिर रास्ता कुछ और खोजा जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर केंद्र ने साफ कह दिया कि जनता के जीवन की वो सुरक्षा चाहते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कह दिया हम तो पहले ही कांवड़ यात्रा स्थगित कर चुके हैं। और तब भी यूपी सरकार ने हलफनामे में कहा कि प्रतीकात्मक कांवड़ यात्रा जारी रखना चाहते हैं। माना कि यूपी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस कांवड़ यात्रा के लिए बनाई, लेकिन जिस आस्था की यात्रा में दावा है कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होते हैं, वहाँ जब प्रशासन चुनावों में गाइडलाइंस पालन नहीं करा पाता, तो चुनावी माहौल में भक्तों को क्या रोक लेगा? और तब केंद्र ने हलफनामे में कहा कि राज्यों को टैंकर के माध्यम से पवित्र गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन का वक्त मांगा, क्योंकि उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड समेत अन्य राज्यों में कांवड़ यात्रा कोरोना के संकट को देखते हुए स्थगित करने के बावजूद जब उत्तर प्रदेश कोरोना की सख्ती की बजाय भक्ति पर ही जोर देता दिखा, तो अदालत ने कह दिया पूरी तरह रद्द करने का विचार करे सरकार, हम एक मौका और दे रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय है उनका हम अनुपालन करेंगे और जो भी माननीय न्यायालय कहेगा उसका हम। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर किसी तरह का गाइडलाइन या कोई आदेश या मार्गदर्शन अगर वो देंगे तो उस पर तो सभी लोग सुनेंगे भी, मगर हमारे यहाँ अभी तक तो जो तैयारी हुई थी कोविड यात्रा के लिए, और उसके साथ बहुत सख्ती से कोविड के प्रोटोकॉल हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने वहाँ दिया भी है गृह विभाग को। सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश आ रहे हैं या जो भी उनकी टिप्पणियां आ रही उस पर भी वो इस पर विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भले 2 दिनों की मोहलत मांगी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख, केंद्र सरकार के रवैये के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार को भी समझ में आ गया है कि कांवड़ यात्रा जारी रखना खतरनाक ही होगा और आखिर में होगी किरकिरी।
लिहाजा बीच का रास्ता अपनाते हुए कावड़ महासंघों से बात करने की एक नूरा कुश्ती भी रची गई है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। अब रुक करते हैं बीएसएफ के समारोह का, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के अफसरों और जवानों को सम्मानित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर बीएसएफ के शौर्य गाथा को सैल्यूट किया। उन योद्धाओं को, वीरों को भी बुलाया नहीं जा सकता जो आज भी -45 डिग्री टेम्परेचर हो या 44 डिग्री गर्मी हो, चाहे लद्दाख की सीमाएं हो, चाहे रेगिस्तान की गर्मी हो, चाहे पूर्वी सीमा में नदी नाले हो, जंगल हो, पहाड़ की चोटियां हो, चाहे गुजरात के कच्छ के रण में एक समतल भूमि पर काम करना हो। बीएसएफ और हमारी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीमा सुरक्षा के काम में लगी हैं, उन्हीं के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना एक गौरवमय स्थान उपस्थित करा रहा है। पूरा देश मानता है कि आप सजग बनकर अहर्निश देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आपके नाम मात्र से ही दुश्मन के दिल दहल जाते हैं, ऐसी ख्याति और कीर्ति आप लोगों ने प्राप्त करी है। इसी के कारण आज देश लोकतंत्र के अपनाए हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया के नक्शे पर निश्चित रूप से भारत अपना जो स्थान अब मजबूत कर रहा है, उसमें आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और अग्रिम पंक्ति में है।